साल 2017 हिंदुस्तान में 4G को आए एक साल बीत चुका था और दुनिया तेजी से 5G की ओर बढ़ रही थी। अमेरिका और साउथ कोरिया पहले 5G लॉन्च करने को लेकर जबरदस्त प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, लेकिन वैज्ञानिकों का एक धड़ा इसके खिलाफ आवाज उठाता है। वो वैज्ञानिक चिंतित थे कि इससे मनुष्यों और प्रकृति पर बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम जल्दबाजी में 5G को लॉन्च करके एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये कोई आम लोग नहीं थे जो पब्लिसिटी स्टंट के लिए ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेश करते हैं। 5G पर अस्थायी रोक लगाने की मांग करने वालों में इस विषय पर शोध कर रहे नामी वैज्ञानिक शामिल हैं। देखिए, जब से सेलफोन्स का आविष्कार हुआ है तब से इन्हें लेकर तरह तरह के दावे किए जाते रहे हैं। इन्हें कैंसर, ट्यूमर, मेंटल डिसऑर्डर, नपुंसकता, प्रेगनेंसी, इस तरह की कई चीजों के लिए खतरा बताया जाता है। इनमें से कुछ दावों के पीछे तो छोटी मोटी साइंटिफिक स्टडीज हैं और अधिकतर के पीछे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन 5G को लेकर उठ रही आवाजों में एक अलग पैटर्न है। ये साइंस कम्युनिटी के भीतर से ही आवाजें उठ रही हैं। तो 5G में आखिर ऐसा क्या है जो इसे लेकर इतनी चिंता जताई जा रही है, इसे इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है? इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। करीब 40 साल पहले शुरुआती सेलफोन्स बाजार में आई और तभी से इन्हें खतरनाक बताने वाले दावे चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस चर्चा के मूल में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन सुनते ही हमारे दिमाग में एकदम खतरे की घंटी बजने लगती है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है ये बहुत कम लोगों को पता है। रेडिएशन का मतलब होता है विकिरण। जब भी कुछ किरणें एक जगह से निकलकर दूसरी जगह जाती हैं तो हम कहते हैं विकिरण हो रहा है, उस जगह से रेडिएशन निकल रहा है। वायरलेस टेक्नोलॉजी में विद्युत चुंबकीय तरंगों की मदद से डेटा ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए इन तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करती हैं। फिजिक्स का एक बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी एनर्जी भी ज्यादा होती है, और 5G को यही बात बाकियों से अलग बनाती है। अब तक 2G, 3G, 4G में हम जिन तरंगों का इस्तेमाल कर रहे थे, 5G में उनके साथ उससे कई गुना ज्यादा फ्रीक्वेंसी की तरंगों का इस्तेमाल होगा। इन हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की बदौलत 5G में तेजी से डेटा ट्रांसफर होगा। लेकिन इसका एक और मतलब यह भी है कि इन तरंगों की ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा होगी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी के कारण। इनके साथ एक और समस्या है। छोटी वेवलेंथ होने के कारण ये तरंगें इमारतों और पेड़ पौधों को पार नहीं कर पाती, इसलिए इन हाई फ्रीक्वेंसी तरंगों से पूरा इलाका कवर करने के लिए बहुत सारे 5G स्मॉल सेल्स लगाने होंगे। साथ ही 5G में बीम फॉर्मिंग का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसमें तरंगों को हर दिशा में ना फैलाकर उन्हें फोकस करके सीधे मोबाइल रिसीवर तक भेजा जाता है। एक तो हाई फ्रीक्वेंसी, ऊपर से इतने सारे सेल टावर्स, और उस पर भी किरणों को फोकस करके भेजा जाएगा। अब ये तरंगें मनुष्यों और प्रकृति के साथ क्या क्या कर सकती हैं, इसे लेकर लोग सोच रहे हैं, और ये सभी फैक्टर्स 5G के इन कल्पनाओं में पेट्रोल उड़ेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये समझेंगे कि इनमें से कौन सी थ्योरीज फर्जी हैं, किनको जबरदस्ती खींच दिया गया है, और वो कौन सी असल चिंताएं हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए लेकिन जिनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। उन्हें एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। 5G के खतरों की सबसे चर्चित तस्वीर है पक्षियों की मौत से जुड़ी। मृत पक्षियों का झुंड दिखाकर यह दावा किया जाता है कि 5G की टेस्टिंग के चलते इन पक्षियों की मौत हो गई। कई ट्रस्टेड एजेंसियों के फैक्ट चेक में पाया गया कि इन पक्षियों की मौत का 5G की टेस्टिंग से कोई नाता नहीं है, ये फर्जी है। देखो, ये वाली बात तो एकदम झूठ है, पक्षियों के मरने वाली। लेकिन क्या 5G से पक्षियों को कोई भी खतरा नहीं है? ऐसा दावा करते हुए मैं थोड़ा हिचकिचाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2013 का एक रिसर्च रिव्यू पढ़ा है जिसका टाइटल है इम्पैक्ट्स ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सेल फोन टावर्स एंड वायरलेस डिवाइसेस ऑन बायोसिस्टम एंड इकोसिस्टम, अ रिव्यू। इसमें जानवरों और पेड़ पौधों के ऊपर फोन से निकलने वाले रेडिएशन का असर समझने की कोशिश की गई है। इस रिव्यू में पंजाब यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च का जिक्र है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड वोकेशनल स्टडीज ने चिड़िया के अंडों को निगरानी में रखा। उन्होंने पाया कि सेल फोन के रेडिएशन से महज 5 से 30 मिनट का एक्सपोजर मिलने पर चिड़िया के अंडों पर बुरा असर पड़ रहा है, और उन पक्षियों के बिहेवियर में भी कई बदलाव देखे गए। कई स्टडीज बताती हैं कि रेडियो तरंगों के दखल से घुमंतु पक्षी अपना रास्ता भटक जाते हैं। यही बात मधुमक्खियों और कुछ दूसरे इंसेक्ट्स के लिए भी कही जाती है। कुछ रिसर्च पेपर्स मोबाइल रेडिएशन के कारण पेड़ पौधों में होने वाले नुकसान को सामने रखते हैं। ये सभी पक्षी, कीड़े और पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए इस बात पर बहस हो सकती है कि इनसे प्रकृति पर, पर्यावरण पर कितना असर पड़ेगा, और क्या वो असर चिंता के दायरे में आता है, क्या हमें उसके ऊपर वरी करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि 5G का
प्रकृति के ऊपर, पक्षियों के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक और नोट करने लायक बात यह भी है कि इन रिसर्चेस की क्वालिटी और वैलिडिटी भी सवालों के घेरे में होती है और इनके ऊपर कोई फॉलोअप नहीं लिया जाता। संभवतः ऐसा रिसर्च की फंडिंग में कमी के कारण होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले एक और बड़े दावे को खंगाल लेते हैं। वो है स्वास्थ्य को लेकर खतरा, कैंसर, ट्यूमर, इम्पोटेंसी, प्रेगनेंसी, मेंटल डिसऑर्डर्स, इस तरह की तमाम चीजों से जुड़ा खतरा। 5G से इन सभी समस्याओं में बढ़ोतरी का दावा किया जा रहा है। इसके पीछे का सच क्या है, आइए समझते हैं। सेलफोन्स के कैंसर होने का दावा दशकों पुराना है और शुरुआत से ही ऐसे दावों को बेबुनियाद करार दिया गया। लेकिन एक दशक पहले इस कहानी में एक ट्विस्ट आया। 2011 में WHO ने सेलफोन रेडिएशन को पॉसिबली कार्सिनोजेनिक श्रेणी में रख दिया। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर के कारक, कैंसर पैदा करने वाली चीज। इस घोषणा के बाद पॉसिबली कार्सिनोजेनिक इस टर्म के कई मतलब निकाले गए। एक तरफ कुछ लोगों ने मजबूत दावा किया कि सेलफोन से कैंसर होता ही है, ये पक्की बात है। दूसरी तरफ इस WHO के कदम की आलोचना हुई। आलोचकों का कहना था कि कैंसर के ठोस वैज्ञानिक प्रमाण न होने के बावजूद WHO ने यह ऐलान कर दिया। इससे लोगों में जबरन डर का माहौल पैदा हो रहा है। बाद में स्पष्ट किया गया कि पॉसिबली कार्सिनोजेनिक का मतलब ये नहीं है कि इससे कैंसर होता ही है। इसका मतलब ये है कि इससे कैंसर होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। WHO की वेबसाइट पर 5G के हेल्थ रिस्क को लेकर लिखा गया है कि आज तक इतनी रिसर्च के बावजूद वायरलेस टेक्नोलॉजी के एक्सपोजर से किसी हानिकारक स्वास्थ्य प्रभाव को नहीं जोड़ा जा सका है। यहाँ WHO की बातें लोगों को कंफ्यूजिंग लग सकती हैं। WHO ना तो इसे खुल के स्वीकार पा रहा है और ना ही नकार पा रहा है। इसके पीछे कारण है और ये कारण समझने के लिए हमें रेडिएशन और कैंसर का रिश्ता समझना होगा। हर तरह का रेडिएशन खतरनाक नहीं होता है। कोई भी रेडिएशन खतरनाक है या नहीं है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि रेडिएट होने वाली तरंगों का नेचर क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर मुख्यतः उनकी फ्रीक्वेंसी से तय होता है। हमारे आसपास कई फ्रीक्वेंसीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मौजूद हैं और इन अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को स्टडी करने के लिए उन्हें अलग अलग समूहों में बांट दिया गया है। फ्रीक्वेंसी के इस वर्ण क्रम को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से अलग अलग क्लास में रखा जाता है, इसी तरह वेव्स को फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बांटा गया है। इनमें सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होती है रेडियो वेव्स, उससे बड़ी होती है माइक्रोवेव्स और उससे इंफ्रारेड वेव्स, और इनसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली होती है विजिबल लाइट वेव्स। जो रोशनी की किरणें हमारी आंखों के भीतर जाती हैं वो है विजिबल वेव्स। विजिबल से भी बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रावायलेट वेव्स, एक्स रेज और गामा रेज। इनके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को दो और हिस्सों में बांट दिया गया है, आयनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। जैसे स्कूल में बड़ी कक्षाएं हाई स्कूल में आती हैं और छोटी कक्षाएं प्राइमरी स्कूल कहलाती हैं, तो उसी तरह इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की सभी कक्षाओं में भी जो बड़ी फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें हैं वो आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाती हैं और जो छोटी फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें हैं वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहलाती हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इसका मतलब इनकी एनर्जी भी ज्यादा होती है। ये भयानक ऊर्जा वाली तरंगें अणुओं, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल फेंकने की औकात रखती हैं और जब भी किसी स्टेबल अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन्स का संतुलन बिगड़ जाता है तो वो बागी हो जाता है। इस बागी अणु या परमाणु को आयन कहा जाता है। आयन, यहीं से टर्म्स निकल कर आती है आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। इसमें कोई विवाद नहीं है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं। इनके एक्सपोजर से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, ये स्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ये वाला रेडिएशन अपने डीएनए में मौजूद परमाणुओं में बगावत कर देता है और वहीं से कैंसर और तमाम दिक्कतें पैदा होती हैं। अब हम 5G पर आते हैं। 5G का विरोध करने वाले ये लॉजिक दे रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा एनर्जी तो खतरनाक होती है। ये डर हाई फ्रीक्वेंसी से निकल कर आ रहा है 5G की। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि 5G की फ्रीक्वेंसी 3G 4G से भले ही ज्यादा हो, लेकिन वो आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं है। ऐसे तो विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी भी इन सब रेडियो वेव से बहुत ज्यादा है। तो इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है कि 5G की तरंगें हमारे डीएनए से, अणुओं, परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकती हैं और इस तरह कैंसर का कारण बन सकती हैं। ये तो सतही बात हो गई। अब थोड़ा सा गहरे में उतरते हैं। 5G की वेव्स नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कोई हेल्थ रिस्क नहीं होता है। यह भी तो हो सकता है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से कोई सेहत को खतरा हो। चूहों पर और दूसरी कई ऐसी स्टडीज हैं जो ये दावा करती हैं कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन भी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकते हैं। हमारे पास फिलहाल इसका कोई ढंग का एक्सप्लेनेशन नहीं है कि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जो चीज हमको समझ में नहीं आ रही तो उसको बोल देंगे नहीं ये तो होता ही नहीं है क्योंकि हमको समझ में नहीं आ रहा है।
वो स्टडीज में दिख रहा है कुछ कुछ। इसलिए WHO ने पॉसिबली कार्सिनोजेनिक की श्रेणी में रखा है इसे। इसका मतलब है कि शायद इनसे कैंसर हो सकता है, लेकिन हमें पक्का नहीं पता। 5G के शारीरिक प्रभावों की सूची में एक और चीज नजर आती है कि ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस 5G के हमारे शरीर को गर्म करने की क्षमता रखते हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है, सूर्य की किरणें भी नॉन आयोनाइजिंग वेव्स ही हैं और वो हमारे शरीर को गर्म करती हैं। यही काम 5G की फ्रीक्वेंसी वाली तरंगें भी कर सकती हैं। इसमें दिक्कत यह है कि 5G में इतने बड़े लेवल पर आर्टिफिशियल तरीके से ये तरंगें हर जगह मौजूद रहेंगी, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ है। तो हमें कैसे पता इनका हमारे शरीर पर कोई बुरा असर नहीं होगा। कई जगहों पर मिलिट्री ने ऐसे डिवाइस बनाए हैं जिनसे इन तरंगों के जरिए लोगों को बहुत दूर से जलाया जा सकता है। यूएस मिलिट्री ने 95 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर ऐसा ही एक कॉन्टैक्ट लेस हीटिंग डिवाइस टेस्ट किया। इससे दूर खड़े लोगों को ऐसा लगा जैसे किसी ने सामने से बड़ा सारा ओवन या चूल्हा खोल दिया है। और ये तो टेस्टिंग के लिए कम पावर और कम एक्सपोजर वाला डिवाइस था। अगर मिलिट्री अपने पर आ जाए तो इन तरंगों की मदद से लोगों को जलाया भी जा सकता है। हमने खुद अपने बचपन में मैग्नीफाइंग ग्लास से सूखे पत्ते, कागज ये सब जलाए हैं। तो हमें इस बात का अंदाजा तो है कि अगर सनलाइट की बीम को एक जगह फोकस कर दिया जाए तो उससे चीजें जलाई जा सकती हैं। ऐसे में जब बताया जाए कि 5G में बीम फॉर्मिंग नाम की टेक्नोलॉजी यूज होगी, जिसमें तरंगों को सभी दिशाओं में ना छोड़कर उन्हें फोकस करके आपके फोन तक भेजा जाएगा, तो ये लोगों को सुनने में डरावना लगता है। लेकिन इस बारे में विशेषज्ञों का कहना यह है कि ट्रांसमीटर्स के पास उतनी पावर ही नहीं होगी जिससे सिग्निफिकेंट हीटिंग या ऐसा कुछ डैमेज किया जा सके। इसलिए इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, ये गर्मी वाला विषय भी बेबुनियाद है। अब इसके इतर कई वैज्ञानिकों का कहना है कि नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से इम्पोटेंसी, प्रेगनेंसी में या मेंटल डिसऑर्डर्स में दूसरे हेल्थ रिस्क हैं और इन चीज़ों को पेश करती हुई कई स्टडीज सामने आई हैं। लेकिन एक दिक्कत यह है कि स्टडीज बहुत ज्यादा पुख्ता नहीं है। एक तरफ कुछ स्टडीज इन खतरों की ओर इशारा करती हैं, दूसरी तरफ ऐसी स्टडीज भी सामने आ जाती हैं जिनके नतीजे उन पुरानी स्टडीज से बिल्कुल अलग होते हैं, और फिर कुछ दूसरे दावे करती हुई स्टडीज आती हैं और इस तरह यह क्रम चलता रहता है। यह विज्ञान के सहज विकास का मार्ग है। इसी तरह सदियों से चीजों को प्रूव और डिस्प्रूव किया जाता रहा है। इसी साइंटिफिक मेथड की बदौलत हम इस दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत समझ हासिल कर पाए हैं। लेकिन 5G को लेकर इतना कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि नॉन आयोनाइजिंग रेडियो फ्रीक्वेंसीज की इंडिपेंडेंट रिसर्च की फंडिंग बहुत कम है। यह बात WHO और दूसरी विश्वसनीय स्वास्थ्य संस्थाएं भी स्वीकार करती हैं कि 5G के नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पर बहुत सीमित रिसर्च मौजूद है। इसकी बेहतर समझ बनाने के लिए हमें और बेहतर रिसर्च की जरूरत है। कड़वा सच यही है कि 5G के लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स क्या होंगे इसका हमें अंदाजा भी नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पर ये टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करी जा रही है इतने मास लेवल पर, उस लेवल की रिसर्च हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या ही अंदाजा लगाएंगे इन कच्ची पक्की साइंटिफिक स्टडीज से। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब हमें इसके खतरों का अच्छे से अंदाजा नहीं है और इसके विरोध में जो जायज चिंताएं उठ रही हैं उनको अभी तक हमने हल नहीं किया है, तो फिर हम अंधेरे में तीर क्यों मार रहे हैं? हम इतने बड़े लेवल पर ये रिस्क क्यों ले रहे हैं? क्या ये हमारे ऊपर किए जा रहे एक मास एक्सपेरिमेंट की तरह नहीं है, जिसके बारे में अधिकतर वैज्ञानिक ये दावा ठोक कर नहीं कह सकते कि वे 5G और दूसरी मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को अच्छे से समझते हैं और ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह सेफ है। इसलिए दुनिया भर के कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी सरकार से ये अपील की है कि जब तक हम 5G के बारे में पक्की समझ नहीं बना लेते, हमें इसके रोल आउट पर कुछ देर के लिए रोक लगा देनी चाहिए। 2019 में इंडिया से भी कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रोक लगाने की मांग की। इनमें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 2 पूर्व सचिव, IIT और दूसरे महत्वपूर्ण संस्थानों के नामी प्रोफेसर्स और विशेषज्ञों के नाम शामिल थे। ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करने वाले, जबरन दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले फर्जी वैज्ञानिक नहीं हैं। ये इस फील्ड में काम कर रहे मकबूल लोग हैं और इनकी चिंताएं पूरी तरह जायज हैं। हो सकता है कि आगे रिसर्च में कोई मेजर खतरा सामने ना आए, लगे कि ये सब फालतू चीजें थी, लेकिन एक आध भी ऐसी छोटी मोटी दिक्कत हुई तो आप सोचिए ये कितना बड़ा मास ब्लंडर होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार ये लोग जबरदस्ती टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को स्टॉल कर रहे हैं। आप इन्हें नकारात्मक लोग कहकर इनकी बातों को टाल सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये नकारात्मक लोग हमारे समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब जब हमारे समाज ने इन संदेहवादियों की बात को अनसुना किया है, तब तब हमें महामारी, क्लाइमेट चेंज और तमाम आपदाओं से जूझना पड़ा है। अगर आप 5G को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स छोड़े हैं, और ये इस 5G सीरीज का तीसरा एपिसोड है, फिलहाल के लिए आखिरी एपिसोड भी है।
तो अगर आपने इससे पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं आपको वो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। उनसे आप इस एपिसोड की बातों का संदर्भ बेहतर समझ पाएँगे। और यार मतलब ये इतना कन्फ्यूज़िंग टाइप का टॉपिक था, इस पे तरह-तरह के इतने सारे ओपिनियंस थे, इसलिए मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया, इसलिए वीडियो बनाने में भी थोड़ा टाइम लग गया। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी बातें काम की लगी हों, आपको लगा हो कि इससे आपकी समझ में थोड़ा भी इज़ाफ़ा हुआ है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इसे देखने के लिए, हमें सपोर्ट करते रहने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। कोई बेचे पतझड़ को, कोई आंधी अंधड़ को, कोई बेचे पतझड़ को, कोई आंधी अंधड़ को, कोई तो सावन ही बेचे।